जो क्वेश्चंस कल दिए थे वो एक एक करके स्टार्ट करिए। मेरे को किसी ने स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेजा था ना, मैं वहां से देख लेती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हाथ खड़ा करिए। हाउ मच के पोटेशियम विल बी डिपॉजिटेड बाय पासिंग 350 कूलम्ब चार्ज। ठीक है, 350 कूलम्ब चार्ज पास करने से कितना पोटेशियम डिपॉजिट होगा, मतलब पोटेशियम के लिए क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है निर्दान, वेरी गुड, बताओ। मैम सबसे पहले रिएक्शन लिख लेंगे। हाँ, A प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स के, A प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स के, यहाँ सॉलिड, यहाँ पर F प्लस। देन फिर passage of one electron produces one atom of K, लाउडली बोलो, पैसेज ऑफ one electron produces one atom of K, वन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस वन पोटेशियम एटम। वैसे मैंने आपको बोला कि मोल में ही काम करो आप, है ना। सो passage of one mole of electron produces one mole of potassium. Passage of 96500 coulomb produces 39 grams of K. Passage of 350 coulomb produces 39 upon 96500 into 350. कितना आ रहा है? 0.14 ग्राम। हाँ बेटा, 0.14 ग्राम। 0.14। ठीक है, अब मेरी बात सुने, मैं आपको ये क्यों लिखने के लिए मना कर रही हूँ। जैसे सपोज करो आपने ये लिखा, अब सेकंड क्वेश्चन में आप देखिए रिवर्स है क्या। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाउ मच कैल्शियम इज डिपॉजिटेड बाय पासिंग इतना करंट। एक मिनट, पहले थर्ड वाला देखते हैं। हाउ मच चार्ज इज नीडेड टू डिपॉजिट 40 ग्राम ऑफ कॉपर। अब बताइए इसमें रिवर्स होगा नहीं होगा। यस मैम। 40 ग्राम कॉपर के डिपॉजिशन के लिए कितना चार्ज चाहिए। अब कौन स्टूडेंट बताएगा कि मैम अगर हम ऐसे करेंगे तो बाद में हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। बताइए 40 ग्राम कॉपर के डिपॉजिशन के लिए कितना चार्ज चाहिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बताइए डिस्टर्ब हो जाएगा क्या। राशि बोलो। यस मैम। मैम अगर इसमें अपन ऐसे लिखते हैं, पैसेज ऑफ 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ कॉपर, सबसे फिर मैम पहले हाउ मच चार्ज इज नीडेड टू डिपॉजिट 40 ग्राम ऑफ कॉपर। रिएक्शन बोलिए सबसे पहले। Cu2 plus aqueous plus 2 electron gives Cu solid. ठीक है, Yes ma'am. अब जिस तरह से भी वेदांत ने बताया, अगर आप ऐसे लिखना स्टार्ट कर दें तो बोलिए क्या होगा। Passage of 2 mole of electron produces 1 mole of copper. Then passage of 2 into 96500 coulomb produces 63.5 gram of copper. 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। Yes ma'am. इनको क्या करना पड़ेगा, मैम अब उल्टा करना पड़ेगा। पड़ेगा ना, तो बुरा लगेगा ना कि वहां पर आप पहले तो ऐसे कर देते, 2 से बनता है 1, 2 मोल से बनता है 1 मोल, फिर आपको उल्टा करना पड़ेगा। तो मेरी बात सुनिए, आपको ये जो लैंग्वेज है ये सोचना है मन में, और फिर आपको डिसीजन लेना है कि इसे सीधा लिखना है या उल्टा लिखना है। मैं आपको कल भी बार बार कह रही थी, वो तो नोट से इसलिए मैंने पूरा एक एक करके लिखवाया। तो अब आपको बोर्ड में अगर एक क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आपने रिएक्शन लिखा, अब रिवर्स कर दो, बोलो क्या पूछा है। चार्ज। तो चार्ज इधर जाएगा, और क्या गिवन है, मास, तो मास इधर आएगा, तो बोलो क्या हो जाएगा। 63.5 gram of copper produced by passing 2 mole of electron To deposit 63.5 gram of copper, charge needed is 2 into 96500 coulomb. so To deposit 40 gram of copper, charge needed will be
Yes, ma'am. Divide into 40. 63.5 से divide into 40. ठीक है, निकाला है क्या? Yes, ma'am. 1.24 into 96500 coulomb. 1.24 into 96500 coulomb. मतलब टाइम्स निकाला है, जैसे कि इसका 2 टाइम्स लग रहा है तो इसका 1.24 टाइम्स लग रहा है. ठीक है, तो भी आपका आंसर आ गया. देखिए, इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है, पहले इक्वेशन लिखकर रिलेशन निकाल लेना. इतने चार्ज से इतना मास डिपॉजिट हो रहा है. उसके बाद में तुम क्वेश्चन में देखना, तुमसे चार्ज पूछा है या मास जो पूछा है वो उधर जाएगा, उसको घुमा के लिखना. मतलब आपको 3 स्टेप करने, रिएक्शन लिखनी है और 2 लाइन में आपको ये काम करके अपना देना है. ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है. चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन जो रह गया उसके लिए हाथ खड़ा करिए. How much calcium is deposited by passing 2 ampere current for 60 minutes? अब कम से कम आज आपको 20-25 क्वेश्चंस मिलेंगे फैराडेज के. ये तो मैंने सिंपलेस्ट खुद ही बना के दे दिए थे. अब थोड़े घुमा के मिलेंगे, है ना. इलेक्ट्रोलाइसिस और इसको जोड़ के मिलेंगे, टफ होंगे. बोलो. हाँ, रिएक्शन बनाने से पहले हम पहले Q की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि वो गिवन नहीं है. बहुत बढ़िया. पर क्योंकि हमें I और T दोनों गिवन है तो हम Q इज इक्वल्स टू IT से Q निकाल सकते हैं. वेरी गुड. Q इक्वल्स टू I इंटू T. I कितना तो है? मैम I 2 गिवन है और T 60 into 60 हो जाएगा 60 मिनट. क्योंकि 60 मन आ रहा है. क्योंकि सेकंड में बदलना पड़ेगा तो मैम 7200 कूलम चार्ज हो जाएगा हमारे पास. मैम 7200 00 कूलम चार्ज आपका आ गया. नाउ अब हम रिएक्शन लिखेंगे तो Ca2 प्लस रिएक्शन ऑफ डिपोजिशन ऑफ किसका है? कैल्शियम इज. बोलिए. Ca2 plus 2 electron gives Ca. So ma'am, passage of 2 electron produces 1 calcium atom. सही है. So passage of 2 moles of electron produces 1 calcium atom. Then ma'am, passage of 2 into 96500 coulomb charge produces 40 gram of calcium atom. तो मैम हम उससे कैलकुलेशन कर लेंगे और फिर हाँ आंसर आ रहा है 1.49 ग्राम कैल्शियम विल बी डिपॉजिटेड बाय पासिंग 2 एम्पियर करंट ऑफ 60 मिनट. पैसेज ऑफ 2 into 9650 कूलम चार्ज डिपॉजिट. कैल्शियम का एटॉमिक मास आपको याद रखना है 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम. वैसे बोर्ड में मिलता है लेकिन फिर भी याद हो तो बेहतर है. पैसेज ऑफ 7200 कूलम चार्ज डिपॉजिट 40 ग्राम अपॉन 2 into 96500 कूलम into 72. बहुत बढ़िया. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन के लिए हैंड रेज करें. फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ मच करंट शुड बी पास्ड थ्रू सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस 30 ग्राम सिल्वर इन 1 hour. ठीक है, इन 1 hour आपको ये काम करना है. ठीक है आर्या, बताओ. मैम इसमें सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे सिल्वर के डिपॉजिशन. क्वेश्चन किसका है? मैम इसमें करंट फाइंड करना है तो लास्ट में चार्ज फाइंड करके फिर लास्ट में मैंने करंट फाइंड किया. क्वेश्चन किस एलिमेंट का है? सिल्वर का. यस मैम. अमाउंट डिपॉजिटेड दे रखा है यस. 30 ग्राम डिपॉजिट है. चलिए रिएक्शन बनाइए. Ag plus aqueous plus electron gives Ag salt. मैम अमाउंट दे रखा है 30 ग्राम. बनाइए. to deposit 107.87 gram Ag 108 charge 108 यूज करिएगा. टू डिपॉजिट 108 ग्राम ऑफ सिल्वर. हाँ, charge needed is 96500 coulomb. चार्ज नीडेड इज 96500 coulomb. So To deposit 30 gram of silver, charge needed is 96500
अपॉन 108 into 30 कूलम। ठीक है, नाउ क्यू आ चुका है। उसके बाद मैम Q इक्वल्स टू आ चुका है। क्यू क्या होता है? IT और हमें I फाइंड करें क्यू तो आपको I हो जाएगा आई कितना है? I मैम इसकी वैल्यू मैंने डायरेक्ट पुट करी, पहले कैलकुलेट नहीं करी। आई कितना दे रखा है पूछा है, और टाइम कितना दे रखा है? टाइम 1 आवर। 1 आवर, तो आई निकल जाएगा और टाइम 1 आवर है, इसको कन्वर्ट करिए 60 into 60 सेकेंड 60 into 60 60 into 60। ठीक है, आई आएगा यहाँ से किस यूनिट में आ जाएगा ये आई? एम्पियर। एम्पियर में। ठीक है, एक स्टूडेंट से और पूछते हैं, ये जो हुआ है सही है या कुछ गड़बड़ है? निखिल बोलो। यस मैम सही है। सही है। यस मैम। किसकी क्या मैम? किसकी रिएक्शन थी, किसका डिपॉजिशन कराना था? मैम AgNO3 का डिपोजिशन कराना था। अरे अरे एजी, नहीं मैम, सॉरी मैम, Ag का डिपोजिशन कराना था AgNO3 के सोल्यूशन से। हाँ एजी की रिएक्शन लिख दी। क्या गिवन यस मैम। था? क्यू गिवन था या अमाउंट डिपॉजिटेड गिवन था? मैम अमाउंट डिपॉजिटेड गिवन था। उल्टा कर लिया, 108 के लिए चाहिए इतना तो 30 के लिए चाहिए इतना, इससे क्यू आ गया। अब उल्टा करा, क्यू इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू IT टाइम किस में दे रखा था? R में। आर को पहले किस में बदला? मैम सेकेंड्स में। हाँ मिनट कर लिया और फिर उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के लिए हैंड रेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच चार्ज इज नीडेड टू फॉर्म 68 ग्राम ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। ओके, 68 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए वाटर से। सबसे पहला पॉइंट आपको ये सोचना है कि हमें वाटर से ऑक्सीजन कब मिलता है? ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, और अगले क्वेश्चन में देखिए हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। तो जस्ट थिंक आपको वाटर से ऑक्सीजन कब मिलता है, कहाँ मिलता है, क्या रिएक्शन होती है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, ये होते ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यस सबलानी। यस मैम। मैम इसको मैम जो हमने रिएक्शन एनोड में करी थी मैम उससे मिल सकता है एनोड हमें की O2। रिएक्शन लिखनी पड़ेगी क्योंकि हमें Yes. O2 बनानी है वाटर से। रिएक्शन मैम 2H2O 2H2O प्लस 4 minus 4 electrons gives 4 electron gives मैम O2 O2 plus 4OH minus 4H plus। H। बच्चों आप लोग देखो, तुम्हें जिस तरह से मैंने तुम्हें रिएक्शंस निकालना सिखाया कैथोड और एनोड पर, सच बता रही हूँ कहीं लिखी भी नहीं है, बिल्कुल ईमानदारी से बता रही हूँ, हमें किसी ने सिखाई नहीं है। लेकिन जब मैंने टीचिंग प्रोफेशन को चूज किया तो मैंने सोचा कि इसको कैसे सेट करें कि बच्चे ये समझ पाए, इमीडिएटली निकाल पाए। उसके लिए इतनी मेहनत करके मैंने खुद में सोच कर इनको निकाला है। अब आप अगर यहाँ OH कर रहे हो तो फायदा क्या हुआ उन सब चीजों को? देखो मेरी बात सुनो, आप वाटर को एनोड पर ले गए, जब आप वाटर को एनोड पर ले गए हो तो उसके अंदर के एनायन OH माइनस की वजह से ले गए हो, तो सारा काम OH माइनस पर हुआ है, H प्लस निकल के जाएगा ना बाहर। और जब आप वाटर को एट कैथोड ले गए हो तो आप उसके कैटायन H प्लस की वजह से ले गए हो, तो OH माइनस निकलेगा ना बाहर। कैथोड वाली रिएक्शन याद करिए, OH माइनस प्रोडक्ट साइड में होता है। एनोड वाली रिएक्शन याद करिए, H प्लस प्रोडक्ट साइड में होता है। अब जैसे ही मैं वाटर को एट एनोड ले गई OH माइनस के लिए, H प्लस को बाहर निकलना ही था, पर आपको बताया था कि OH माइनस को भी तोड़ना पड़ेगा। तो हमारे दिमाग में वाटर लिखा हुआ है, हमारे दिमाग में इसके दो पार्ट्स हैं H और OH। OH माइनस तो यूज आएगा क्योंकि एनोड पर एनायन का ही तो रोल रहता है, तो ये H प्लस बाहर निकलते हैं। फिर आपको याद है मैंने इसको भी तोड़ा था, O2 माइनस और H प्लस। फिर इस O2 माइनस में से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले थे
और एक O बनाया था, एक H ये और एक H ये, दो आ गए और फिर O एग्जिस्ट नहीं करता, O2 तो सारा काम हमने दो बार कर दिया। जब हम वाटर को कैथोड पर ले गए, तो जब हम वाटर को कैथोड पर ले गए तो उसकी दो पार्ट्स है H+ और OH-। अब कैथोड पर कैटायन का रोल है और वाटर के अंदर का कैटायन H+ है, तो H+ का रोल है, तो उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, H+ ने इलेक्ट्रॉन गेन करके H बनाया, H और OH निकल गया, H एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए ये सारा काम दो बार किया। तो बच्चों इतना तो ध्यान रखो, एनोड पर H निकलता है क्योंकि OH काम आता है और कैथोड पर OH निकलता है क्योंकि H काम आता है। फिर कैथोड पर H+ काम आता है इसलिए H2 गैस बनती है और एनोड पर OH- काम आता है, फिर OH- में से भी O और H दो टुकड़े कर देते हैं, फिर O से O2 बनती है। तो कोशिश करो बच्चों ये गलती ना हो, इनको आप लिखिए, आप लोग इन्हें लिखिए, लिखते समय बोलिए और जिस तरह से समझाया गया उस तरह से करिए, ताकि आप भूल भी जाओ तो आप निकाल लोगे। अगर ये रिएक्शन गलत निकलेगी तो ये न्यूमेरिकल गलत होगा। ठीक है, यश हाथ खड़ा करो, वापस कंप्लीट कराइए इस रिएक्शन को, क्वेश्चन को। हाँ जी यस मैम। मैम तो फिर इसके बाद लिखेंगे मैम टू डिपॉजिट 16 ग्राम ऑफ O2। एक मिनट, मैं क्वेश्चन देखती हूँ। मुझे O2 का अमाउंट गिवन है और चार्ज पूछा है, ठीक है, तो मास गिवन है तो मास इधर आ जाएगा, यस मैम। और चार्ज पूछा है तो चार्ज इधर आ जाएगा। बोलिए। मैम टू डिपॉजिट 16 ग्राम ऑफ O2। 16 ग्राम वेट एक ऑक्सीजन एटम का होता है, तो मैम 32। यहाँ O2 लिखा हुआ है, मैम 32 32 ग्राम O2 के डिपोजिशन के लिए चार्ज नीडेड इज 96। सही है वर्ड डिपोजिशन। मैम इवॉल्व होगा। यस है, डिपॉजिट नहीं होगी, इवॉल्व होगी। 32 ग्राम O2 इवॉल्व बाय पासिंग कितना मैम 96500 कूलम चार्ज। इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 1 मोल है, मतलब 1 और 4 का रिलेशन आ रहा है, मतलब 1 मोल 32 ग्राम को बनाने के लिए 4 × 96500 चाहिए। बोलो। यस मैम। 4 मोल आ रहे हैं ना, 4 मोल, 4 × 9650, 32 ग्राम ऑक्सीजन इवॉल्व बाय पासिंग 4 × 96500 कूलम चार्ज। So to evolve 68 gram of O2, charge needed is बोलो 4 into 96500 upon 32 into 60. Okay, reactions should be balanced. If you know the atomic weight of oxygen and in O2 you are not multiplying 16 by 2, then it's wrong. अगर आपको ये पता नहीं है घुमाना है या सीधा लिखना है, चार्ज हो जाएगा या मास, तो आपका गलत हो जाएगा। ये मैंने नई लैंग्वेज में लिखा है, अभी तक मैं ऐसे लिख रही थी टू इवॉल्व चार्ज नीडेड। इस बार मैंने इस पैटर्न में लिखा था, लेकिन पैटर्न बनाना है। अब बच्चे क्या करते हैं टेस्ट में, ऐसे 32 4 × 96500 68, क्या है भाई, ऐसे कर देते, लाइनें बनाई बस। ये थोड़ी नहीं, ये तो हमको देखना है। यू नो द मेथड, यू नो द प्रोसीजर, कि हमने जब चार्ज पास किया, इलेक्ट्रिसिटी पास की, तब जाकर ये इवोल्यूशन और डिपोजिशन के काम स्टार्ट होते हैं। तो इस बात का ही तो ध्यान रखना है। तो इसमें कौन नंबर देगा तुम्हें? इसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिए। इस ऑक्सीजन वाले न्यूमेरिकल में कोई डाउट हो तो हैंड रेज। किसी को भी आ रहा है आप पूछ सकते हैं। फैराडेज का न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रोलाइसिस करने का तरीका, ये टफ टॉपिक्स में काउंट होते हैं, जनरली बच्चों को नहीं आते। चलिए अगला लेते हैं। when 500 coulomb charge is passed through water, how much H2 is evolved? अच्छा ठीक है, प्रवीण ने किया है, प्रवीण से पूछ लेते हैं। प्रवीण बताओ। मैम यहाँ पे मैम रिएक्शन तो मैम जो कैथोड पे थी वो वाली लिखेंगे। हाँ बोलो। मैम रिएक्शन हो जाएगी मैम 2H2O +
2 electron gives H2 plus 2 OH minus. एक बार चेक कर लो वापस रिएक्शन। मैम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। क्या गिवन है? मैम चार्ज गिवन है और मैम मास निकालना है मैम कितना इवॉल्व है। हाँ बताओ। मैम मास और करंट में रिलेशन आएगा पहले तो मैम, उसके बाद मैम 1 ग्राम H2 to evolve 1 gram of H2O, charge needed is 2 into 96,500 coulomb charge. So to evolve ये उल्टा हो रहा है। 500 कूलम चार्ज पास किया है इसने और H2 मांग रहा है, कितनी निकली? बनाओ। 500 कूलम चार्ज पास करा है, कितनी H2 इवॉल्व होगी ये बताना है। पहले तो मैम यूनिटरी मेथड से मैम पहले तो वो लिख लेंगे मैम कि 1 ग्राम में मैम 2 into 96,500 इवॉल्व हुई। 1 ग्राम मैम मास ऑफ वो H2 हो जाएगा ना H का मास कितना होता है? मैम 1 ग्राम। यहाँ H है, यहाँ H2 है, मैम H2 है तो 2 ग्राम नहीं होगा। मैम 2 ग्राम हो जाएगा। अभी भी बताया था यश को, सबसे पहले तो 2 ग्राम कर दिया, ठीक है। अब वर्डिंग सही बनाइए, ऐसे नहीं बोलना है 2 ग्राम के लिए हो जाएगा इतना, वर्ड्स सही बनाइए, बोलिए क्या हो जाएगा? मैम पैसेज ऑफ करंट पैसेज ऑफ मैम 2 into 96 into 500 2 gram H2 is evolved, then 500 coulomb charge is equal to 2 ग्राम हटाऊं यहाँ से? yes मैम पैसेज ऑफ आएगा पहले। पैसेज ऑफ 2 into 96,500 coulomb charge 2 gram H2 is evolved, so when 500 coulomb charge is passed, then H2 evolved will be 2 into 90 2 into upon 500 into 96,500 into 2। 2 के बाद अपॉन में क्या लिखना है ये बता दो। 2 तो यहाँ का उतार दिया, अब अपॉन में क्या लिखना है? अपॉन में मैम 500 लिखना है। अरे ये नंबर पहले आता है, तो ये वाला जो नंबर होता है ये नीचे जाता है, ये वाला नंबर, और फिर ये वाला जो नंबर होता है वो इंटू में, ठीक Yes, है। ma'am. पहले वो नंबर आता है, फिर इसके साथ वाला जो नंबर होता है वो अपॉन में जाता है, और फिर ये जो नंबर होता है वो इंटू, ठीक है। Yes, ma'am. चलिए, यहाँ तक किसी को भी फैराडेज लॉ में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर इसके बाद में आपको आगे न्यूमेरिकल्स के लिए लेके चलूंगी। यहाँ तक कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिए। ये कितने क्वेश्चन दिए मैंने? 6 दिए ना, 7 लिखिए। अनदर पैटर्न लिखवा दूँ। F for Faraday's constant 965 बदल। उसके लिए कैपिटल F भी लिख देते हैं कंपटीशन में। इवन अपनी एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चंस गिवन। बताइए, हाउ मच चार्ज इज नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ H2O एट कैथोड? बताइए, 1 मोल ऑफ H2O को कैथोड पर रिड्यूस करने के लिए कितना चार्ज है? आप समझ रहे हैं ना, ये जैसे 2 into 965 किलो, तो इसको 2F लिख सकते हैं। कौन बताना चाहेगा?
1 मोल वाटर लिखा है मैंने, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आयुष बताओ। मैम डी हो जाएगा F/2। डी हो जाएगा F/2, बताइए क्यों। मैम क्योंकि नो मैम बी हो जाएगा क्योंकि 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 प्लस 2OH माइनस। एक्सीलेंट, परफेक्ट। 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स होता है H2 प्लस 2OH माइनस। ये किस समय की रिएक्शन है आयुष? मैम रिडक्शन। जब वाटर कैथोड पर जाता है, तो इस Yes, रिएक्शन में 2 मोल वाटर के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 मोल के लिए 2F आ रहा है। अब मैंने कितनों के लिए मांग लिया? मैम 1 मोल के लिए। हाँ, तो 1 मोल मांग लिया, तो ये ध्यान रखो कितना दिया है मैम ने। तो 1 मोल ऑफ वाटर मैंने मांग लिया, तो 2 मोल के लिए चाहिए 2F, तो 1 के लिए चाहिए 1। अब बताओ आयुष, इसमें किसका रोल है, क्या लर्न होनी चाहिए तो ये काम हो जाएगा? मैम इसके लिए यूनिटरी मेथड आना चाहिए सबसे पहले, फिर उसके बाद वाटर का मैम यूनिटरी मेथड ही आना चाहिए इसके लिए। क्या आना चाहिए? मैम यूनिटरी मेथड। रिएक्शन आनी चाहिए ना, मेन तो रिएक्शन। अच्छा यस मैम। रिएक्शन आनी चाहिए, और रिएक्शन याद नहीं है तो निकालना आना चाहिए, क्योंकि अगर ये गड़बड़ हो गया तो ये गड़बड़ होते ही न्यूमेरिकल आपके हाथ से निकल गया। अच्छा, इसी को मैं ये कर देती तो तुम एक तो बना लेना, मैं इसी में कर दी हूँ। हाउ मच चार्ज इज नीडेड टू प्रोड्यूस 1 mole of H2 at cathode from water? कौन बताएगा? अब क्या आंसर होगा, लिखा हुआ है बोर्ड पर, तैयार है। How much charge is needed to produce 1 mole of H2 at cathode from water? वाटर से H2 का 1 मोल बनाना है। तो स्टूडेंट्स आप समझें, क्वेश्चन यहाँ से भी दिया जा सकता है और यहाँ से भी। ये भी पूछा जा सकता है कि इसको रिड्यूस करने में कितना चाहिए, और ये भी आ सकता है कि इसको प्रोड्यूस करने में कितना चाहिए। आपको बैलेंस रिएक्शन आनी चाहिए, और आप कोफिशिएंट्स देखकर इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अर्चित। मैम 2 मोल तो H2 से बन रहा है मैम, 1 H2, तो मैम इसका F/2 हो जाएगा। आप इसको मत लीजिए, इन दोनों में कनेक्शन बनाइए ना। पिछले क्वेश्चन में इन दोनों में बनाइए, इस क्वेश्चन में इन दोनों में बनाइए। आपने तो होमवर्क नहीं किया था ना, उसमें हैंड रेज किया था ना? यस मैम। चलिए बताइए, बोलिए क्या बनाना है? मैम 1 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूस करना। मोल ऑफ H2 वाटर से, तो वाटर से H2 बनाने की ये रिएक्शन है। अब वाटर का रोल खत्म, चार्ज और H2 में रिलेशन देखिए, तो कितने से कितना बन रहा है? मैम 2 इलेक्ट्रॉन से 1 मोल H2 बन रहा है। नहीं, 2 मोल बोलिए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन से 1 मोल नहीं बनता। 2 इलेक्ट्रॉन से तो 1 मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ मोल तो यहाँ भी मोल। 2 मोल से बनता है 1 मोल। मुझे कितना चाहिए? मैम 1 मोल। तो कितना नीडेड है? मैम 2 मोल। यस मैम 2। और 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा? मैम 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे होगा मैम 2 into 96500। और 96500 को ये किससे लिखा जा रहा है? फेराडेस कांस्टेंट। ये हो गया आंसर। यस मैम। 2F। अब जिन बच्चों ने आज लापरवाही की है, आज नहीं करके आए, मतलब कल लापरवाही की थी, आज मत करिएगा। आज आपको जो होमवर्क मिले फेराडेस का, दिल लगा के उसे आज का आज कंप्लीट कीजिएगा, वरना ये पेंडिंग रह जाएगा, क्योंकि कल आपको मौका मिलेगा इसके डाउट पूछने का। शीट के, एनसीईआरटी के सबके क्वेश्चंस दूंगी मैं, ठीक है? इसी में और प्रैक्टिस कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको दिया। How much charge is needed to produce 1 mole of MnO4 minus? बताइए। F 2F F/2 4F। कितना चार्ज नीडेड है बताइए? गरिमा, दिव्यांश, अक्षांश, राशि, निखिल। ठीक है, आप बता दें दिव्यांश। मैम पहले तो रिएक्शन को पूरा करेंगे तो मैम MnO4 2 माइनस
-1 electron gives MnO4 minus. बहुत बढ़िया, यहाँ पर ये रिएक्शन आपको खुद करनी है, आपको खुद इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालना है। जैसे वाटर को जब आप कैथोड पर ले गए तो आपको बैलेंस रिएक्शन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस सिखा दी गई। जब आप वाटर को एनोड ले गए तो इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको रिएक्शन सिखा दी गई, और ये रिएक्शन आपको सिखाई नहीं है क्योंकि ये तो कॉमन रिएक्शंस है जो आपको खुद बनानी आनी चाहिए। -2 से -1 हो गया, बाकी Mn का Mn दिख रहा है, 4 होगा, 4 दिख रहा है, तो -2 से -1 होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। यस, To produce 1 mole of MnO4 minus, charge needed is F. सही है, Yes ma'am. 1F आ जाएगा। मतलब आपकी बैलेंसिंग सही होनी चाहिए, और बैलेंसिंग आप 11th में रिडॉक्स में सीख कर आते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा 11 12 जोड़ेंगे, कहीं ना कहीं सब काम आ ही जाते हैं। ठीक है, और तुम charge needed is बताइए। गरिमा, एक ही स्टूडेंट ने याद करा किया है। गरिमा बोलो। मैम MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, तो मैम इसको +2 में लाने के लिए हमें 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, तो इसलिए टू प्रोड्यूस 1 मोल 5F रिक्वायर्ड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MnO4 और Mn2+ है, यहाँ 4 हो रहे हैं, यहाँ वो गायब हो चुका है, तो ये मत करेगा -1 से +2 हो रहा है। उस हिसाब से मैंगनीज का चेंज देखो, तो यहाँ मैंगनीज +7 में निकालना आता है। मैंगनीज की लाइट करिए X, एक ऑक्सीजन की -2, 4 की -8 इक्वल्स टू नेट चार्ज -1, तो X आ गया आपका +7। तो यहाँ पर मैंगनीज है +7 में, यहाँ पर मैंगनीज है +2 में, 7 और 2 में 5 इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा। इससे कंफ्यूज मत होना, अगर इसमें भी आपको लग रहा है तो इसमें भी आप ये काम कर सकते हो। मैंने तो इजी बताया क्योंकि Mn साथ के चारों साथ तो चार्ट से कर लिया, आप चाहे तो वैसे ही कर लीजिए। ये देखिए मैंगनीज का X सेलेक्ट किया, एक ऑक्सीजन का -2, 4 का -8 इक्वल्स टू -2, यहाँ से X निकालिए +6 आ रहा है, इसमें अभी निकाला +7 आ रहा है, तो +6 से क्या करना है +7, और प्लस बढ़ाने के लिए 1 का लॉस करना पड़ेगा, है ना। जैसे आप में से कोई कंफ्यूज हो जाए, कभी मैम चार्जेस से कर रही हैं, कभी मैम ऑक्सीडेशन नंबर, तो कोई इशू नहीं है, आप ऑक्सीडेशन नंबर से ही करिए। बस जिस एलिमेंट को बनाना है ना, उस एलिमेंट का प्रीवियस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, नए में दे रखा है डिफरेंस निकाल लो, जितना डिफरेंस आया उतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और नंबर जरूर चेक करना। जैसे सपोज किसी में यहाँ 2 आ जाए, और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, Cr2O7 2- से अगर क्रोमियम 3+ आ जाए, Cr2O7 2- से क्रोमियम 3+, तो यहाँ 2 क्रोमियम है तो यहाँ 2 आता है, तो और मैं सपोज आपसे 1 मांगू तो फिर आपका जो भी है इलेक्ट्रॉन का नंबर आएगा वो 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि 2 के लिए आपका रिएक्शन बैलेंस होगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, मतलब अंडरगोइंग चेंज वाला कहीं यहाँ 2 बार तो नहीं है, वो चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ 2 है तो बैलेंसिंग में यहाँ भी 2 आएगा, तो उस हिसाब से आंसर सेट होगा। ठीक है, ये फैराडेस के क्वेश्चन है। अब और आगे बढ़ो फैराडेस के लिए। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप खड़ा कर लीजिए, जितने क्वेश्चंस अभी डिस्कस किए उनमें किसी में भी डाउट हो। हाँ बताओ प्राची। मैम जो ये लास्ट एग्जांपल आपने बताया क्रोमियम वाला अभी, तो जैसे 3 इलेक्ट्रॉन्स का अगर चेंज आएगा क्रोमियम +3 से +6, तो उसके अंदर मैम 2 क्रोमियम है ना इस साइड पे Cr2O7 2- में, तो 2 हो जाएगा ना इलेक्ट्रॉन का नंबर भी × 2। Cr2O7 2- है, इससे Cr3+ बनता है। ठीक है, अब यस क्या मैम, बैलेंस किया तो यहाँ 2 आ गया। अब यस इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, 41 +6 +6 आ रहा है, यहाँ निकालो +3, कितने का डिफरेंस है 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे।
लेकिन ये 3 इलेक्ट्रॉन पर क्रोमियम है। और जब तुम पूरा बैलेंस करते हो तो तुम्हें याद है यहाँ पर 6 आते हैं। तो Yes, जैसे एग्जामिनर ने आपको पूरी बैलेंस रिएक्शन देकर दे दी कि Cr2O7 -6 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cr। अब बताओ कितना नीडेड होगा 1 मोल Cr3+ बनाने के लिए? 3 फैराडे। ठीक है, तो अब फाइनल आंसर यही जाएगा ना, 3 फैराडे। हाँ 1 मोल के लिए 3 फैराडे। और अगर आप यहाँ से 6 से निकाल लेते हैं, जैसे 6 वो बना बनाया आपको दे दे, तो 6 फैराडे से 2 मोल आएंगे क्योंकि इसमें 2 क्रोमियम प्लस है। ओके मैम। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर के डिफरेंस से निकाल लो। राशि बोलो। मैम ये जो हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें सी का डिपोजिशन निकालना था और करंट और टाइम दिया हुआ था, तो मैम जो अगर अपन फर्स्ट लॉ से करते हैं तो मैम उसमें जेड की वैल्यू क्या रखेंगे? नहीं करना है आपको, वो जब जेई नीट के एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाऊंगी तब सिखा दूँ। ओके मैम। उनसे नहीं करने हैं आपको, सारे न्यूमेरिकल इस मेथड से करने हैं। जहां मैंने हेडिंग डलवाई ना क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, वहां से करना, ना फैराडे फर्स्ट लॉ से ना सेकंड से। ठीक है, अब अगला करते हैं। चलो 3 ले लो। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स are connected in series. 3 electrolytic cells are connected in series. Then 3 ampere current, लिखते जाना मेरे साथ, was passed three electrolytic cells are connected in a series having salt देने पड़ेंगे, having CuSO4, AgNO3 and ZnSO4। पहली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कॉपर सल्फेट भरा हुआ है, मैं कॉपर की इलेक्ट्रोड लूंगी। दूसरी में सिल्वर नाइट्रेट भरा हुआ है, मैं सिल्वर की इलेक्ट्रोड ले लूं। तीसरी में ZnSO4 भरा हुआ है, मैं जिंक के इलेक्ट्रोड ले लूं। मतलब मैंने अटैक्ड इलेक्ट्रोड वाला केस बनाया। When 3 ampere current was passed, amount of silver deposited is 50 gram. Question 1. Find amount of copper deposited. 2. Find amount of zinc deposited. 3. How long did current flow? How long did current flow? There are 3 questions. एक न्यूमेरिकल बनाया है और मैंने इस पे 3 क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं। सोचिए कैसे करते हैं, कौन बताए? हाउ लॉन्ग डेड करंट फ्लो का मतलब आप जानते हैं ना, टाइम बताना है, करंट कितनी देर के लिए फ्लो होगी, बताइए। मुझे एक बात डिस्कस हुई थी कल, व्हेन सेल्स आर connected in series, Q is same। याद है ना? कौन बताएगा? बोलिए। तीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं। पहली सेल में कॉपर सल्फेट भरा हुआ है, कॉपर के इलेक्ट्रोड्स हैं। दूसरी में AgNO3 भरा हुआ है, Ag के इलेक्ट्रोड्स हैं। तीसरी में ZnSO4 भरा हुआ है और जिंक के इलेक्ट्रोड्स। सबसे पहले मुझे कोई बताए कि सेम इलेक्ट्रोड होने से, मैम ये बात तो क्लियर हो ही चुकी होती है, बताइए क्या कि मैम सेम इलेक्ट्रोड लेने से इतना तो डन होता है, इतना तो श्योर होता है। बताइए सेम इलेक्ट्रोड लेने से क्या श्योर हो चुका है? अक्षर, हम चार्ज सेम फ्लो करता है थ्रू 3 इलेक्ट्रोड। क्या हम तीनों इलेक्ट्रोड में से चार्ज सेम फ्लो करता है।
मैंने ये कहाँ पूछा, ये तो उसका आंसर है कि सेल्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, उसका क्या कंफ्यूजन है? माय क्वेश्चन इज कॉपर सल्फेट का कॉपर के साथ कराया, सिल्वर नाइट्रेट का सिल्वर लेके कराया, इससे एक बात तो क्लियर होती है, वो क्या होती है? सेम इलेक्ट्रोड लेने से क्या बात क्लियर रहती है, वो आपको बताना है। अश्मी बताओ। मैम की अटैक्ड इलेक्ट्रोड्स हैं तो रिफाइनिंग होगी मेटल्स की। हाँ, रिफाइनिंग होगी और वो ही मेटल कहाँ से जाकर कहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगी? अनप्योर से जाके प्योर में डिपॉजिट हो तो जाएगी। इतना तो क्लियर है कि कॉपर के इलेक्ट्रोड है तो भी कॉपर ही डिपॉजिट होगा, है ना? सिल्वर नाइट्रेट है तो यहाँ से आकर सिल्वर ही डिपॉजिट होगा, और जिंक है तो जिंक ही होगा। मतलब देयर इज नो कंफ्यूजन कि इसका आरपी जाता है, इसका ओपी जाता है, ये जाएगा वो जाएगा। क्लियर है? Yes, और यही प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड होते हैं। देन वी हैव टू कंपेयर ओपी एंड आरपी ऑफ द वेरियस स्पीशीज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, एंड हियर जब सेम इलेक्ट्रोड होते हैं तो ये क्लियर है कि यहाँ पर कॉपर ही डिपॉजिट होगा, सिल्वर पर जिंक ही। तो एक तरफ से बच्चे का दिमाग क्लियर है। अब बताना है आपको कैसे होगा। यस मैम। बोलिए। मैम सबसे पहले हम एजी की इक्वेशन लिखेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आपको एजी का ही डिपॉजिटेड अमाउंट गिवन है और ये सारी सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्टेड होते ही सबका क्यू सेम होगा। इक्वेशन 1 बोलिए। एजी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स एजी। तो मैम अब हमें इसमें 50 ग्राम एजी डिपॉजिट होगा तो हम यहाँ से चार्ज निकाल लेंगे कि when 96500 coulomb charge is passed, 108 gram of AG is deposited. मैम उल्टा हो गया। 108 उल्टा ग्राम नहीं करती तो शायद मैं तुम्हें बहुत बहुत बुरा डांटती हूँ आज, अगर तुम इसे उल्टा नहीं करते। क्योंकि 90+ % वालों से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो बच्चे ऐसी गलती करेंगे। when 108 gram AG is deposited when 96500 coulomb charge is passed. ठीक है, इसलिए सब बच्चे प्रैक्टिस करिए। देखिए इसमें गलतियां हो जाती हैं, आप कम से कम 15-20 क्वेश्चन करना, उनके आंसर्स आपके सही आएंगे, तब आपको अंदर से फीलिंग आएगा कि हाँ मुझे पैराडेज आ गया। आगे बढ़िए। 50 gram AG is deposited when 96500 upon 108 देख लेना प्रवीण, पहले ये वाला नंबर, फिर upon 108 यहाँ इस लाइन में जो इधर होता है क्योंकि 1 के लिए निकालते हैं ना तो डिवाइड होता है, और फिर इतनों के लिए निकालते हैं तो इनटू। ठीक है, into क्योंकि अपने 50 पास चार्ज आ गया, अपन इसे x ले लेते हैं। अब आगे मैम इसके बाद ये चार्ज कांस्टेंट होगा तो इसके थ्रू हम Zn कॉमन होगा क्योंकि सेल्स किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में। So, तो इससे अब हम Zn का वो Zn की लिखेंगे। बिल्कुल, आप Zn के लिए निकालो और Zn की इक्वेशन लिख लो। मैम Zn का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 65 ग्राम ऑफ Zn। अरे सॉरी मैम, वापस उल्टा हो रहा है। x सॉरी when 2 into 96500 ग्राम चार्ज क्यू आ चुका है और आपको अब मास निकालना है। यहाँ मास गिवन था, क्यू निकालना था, क्यू आ चुका है। तो 2 into 96500 कूलम से डिपॉजिट होता है 65 ग्राम। सो x कूलम will give 65 upon 2। ये अपॉन होता है बच्चों और ये वैल्यू इनटू होती है, ये इसका आंसर है, तीसरे का आंसर। मैम सिमिलरली हम Cu के लिए भी करेंगे। Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। कॉपर के लिए Cu2 प्लस Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू। अब बिल्कुल सीधा ही बोलना है इंसान, बोलिए। 2 into 96500 coulomb when this charge is passed, 63.5 gram of Cu is produced. When X charge is passed,
अपॉन 2 into 96500 into x. बहुत बढ़िया। लास्ट पार्ट मैम थर्ड पार्ट में हाउ लॉन्ग के लिए ऐसा हो जाएगा कि अब हमारे पास करंट दे रखा है हमें 3 एम्पियर, चार्ज हमने निकाल लिया तो टाइम अपने आप आ जाएगा। हाउ लॉन्ग डेट करंट फ्लो q इक्वल्स टू I into t। q आपका x आ चुका है, I है 3 एम्पियर। यस मैम। टाइम आना है ऑटोमेटिकली, टाइम किस यूनिट में आएगा? सेकंड्स। सेकंड, क्योंकि करंट एम्पियर में है, चार्ज कूलम में है, तो ऑब्वियस है टाइम सेकंड में। अब ये पूरा कर दिया है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। आप अपने आप समझ सकते हैं कि जो न्यूमेरिकल हम अलग अलग बनाते थे वो ही 3 बार हो गया। सिल्वर का डिपॉजिट दे दिया, उसमें क्यू आ गया, फिर सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो क्यू सबका सेम हो गया। अब इसी क्यू को जिंक में लगा दिया, इसी क्यू को कॉपर पर लगा दिया और क्यू आई से हाउ लॉन्ग डेट करेंगे। सेम टू सेम न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में है। अब आप पैराडाइज ध्यान से देख लीजिए, 2-3 मिनट का समय आपके पास है, किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो रहा हो पूछिए। मैं चाहती हूँ जब आप करें आज क्वेश्चन तो आपके होने चाहिए, एक एक फटाफट आंसर आते जाए और आपका कॉन्फिडेंस बनता जाए कि हमें आता है। बताइए, कोई भी डाउट आ रहा है, कंफ्यूजन आ रहा है, पूछिए। सबको ये क्लियर है? पहले ये वैल्यू लिखी जाती है, फिर अपॉन में ये, क्योंकि अपन कहते हैं ना 10 पेंसिल है 100 रुपए की, तो एक होगी कितनी, वो एक के लिए 10 अपॉन 10 होता है ना, वो एक यहाँ नहीं करते, बचपना लगेगा, वो एक के लिए यहाँ मत लिखा, तो 10 अपॉन 10 और फिर इतने टाइम्स के लिए इनटू 10। वर्डिंग समझ में आ गई? चार्ज के साथ वर्ड लिखना है पैसेज ऑफ इतना चार्ज, और उसके लिए लिखना है इतना ग्राम डिपॉजिट। अब तुम्हें घुमाना भी पड़ता है, इतना डिपॉजिट करने के लिए इतना चार्ज जाना चाहिए, या इतना चार्ज जाने पर इतना ग्राम डिपॉजिट होता है। वर्डिंग सही बनाओ, चीज समझ में तो आए, सिस्टम पकड़ में तो आए कि सिस्टम क्या चल रहा है। क्या सिस्टम चल रहा है? इलेक्ट्रोलाइसिस चल रहा है। उस इलेक्ट्रोलाइसिस में जब बैटरी से करंट पास की गई तो एनोड और कैथोड पर ये डिपोजिशन और इवोल्यूशन चलते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछिए। क्वेश्चंस मैं आपको भेज दूंगी सारे पैराडाइज के, आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। चलूं आगे फिर मैं? चलिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड पार्ट आपका कंप्लीट। अब हम फोर्थ पार्ट पर आ रहे हैं। 3 पार्ट्स आपके कंप्लीट हो गए, नाउ फोर्थ पार्ट। सबसे पहला पार्ट आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा, दूसरा पार्ट आपने कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, कोलराउश लॉ, सेल कांस्टेंट, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा। थर्ड पार्ट आप लोगों ने मुझसे इलेक्ट्रोलाइसिस और फैराडेज लॉ पढ़ा। अब स्टार्ट करिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फोर्थ पार्ट। और ये लिखिए आप लोग कोरोजन। टेंथ या 9th में शायद आप लोग पढ़ाया जाता है आपको कोरोजन, रेसिडिटी, ये सारा आप लोगों का पढ़ता है। तो कौन बताना चाहेगा व्हाट इज कोरोजन? सबसे पहला, उसके बाद में मुझे इसके 3 एग्जांपल चाहिए जो आप पढ़ते हैं 10th में। 3 एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन, कौन बताना चाहेगा? और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें लेके चलना है, जिसकी केमिस्ट्री हमें डिस्कस करनी है, आप 3 बताओ, फिर मैं उसमें से बताती हूँ कि कौन सा वाला हमें डिटेल में लेके चलना है। ठीक है, व्हाट इज कोरोजन? सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये। ओके, बताइए यश। Yes, ma'am. Ma'am, in generally, if we talk about iron, that we have studied that it is the rusting due to the presence of moisture, water molecules present in the air. रस्टिंग ऑफ आयरन बताना चाह रहे हैं आप? पहला एग्जांपल, पहला एग्जांपल जो Yes, आता है आपके पास में, वो रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे की जंग लगना, और इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है 12th क्लास में, पूरा मैकेनिज्म। डेफिनेशन बताना चाहेंगे? मैम याद नहीं। कोई बात नहीं, प्रॉपर वर्ड्स तो नहीं, एक आइडिया ही चाहिए। क्षितिजा बोलिए। कोरोजन में क्षितिजा, आवाज आ रही है? व्हाट इज करोजन? पहला एग्जांपल आ चुका है आपकी बैच से, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। स्नेहा बोलिए। मैम, corrosion is defined as the destruction of metal
और alloy ठीक है, by surrounding सराउंडिंग, ठीक है, by the surround ठीक है, ओके, प्रवीण बोलिए। Corrosion is a natural process, ma'am, that converts metal into its oxide or sulfide. सबसे अच्छा और पहला वर्ड जो यहाँ पर आया that is natural process. What do you mean by natural process? मैम सराउंडिंग्स में होता है मैम, सराउंडिंग्स जो नेचुरल केमिकल एनवायरनमेंट कराती है मैम। खुद से होता है, और खुद से होने के लिए केमिस्ट्री का प्रॉपर वर्ड बताइए। केमिस्ट्री का अपना प्रॉपर वर्ड, जो चीजें खुद ब खुद होती है, पानी अपने आप ऊपर से नीचे बहता है, खुद पे खुद होने के लिए क्या वर्ड आता है? पानी अपने आप ऊपर से नीचे फ्लो करता है। केमिस्ट्री की क्लास पढ़ने के लिए बच्चे खुद ब खुद आना चाहते हैं, सही है गलत है प्रवीण? यस मैम। आना चाहते हो ना पढ़ने? यस मैम। फिजिबल है या नॉन फिजिबल है? मैम फिजिबल है। तो केमिस्ट्री के लिए पूछ रही हूँ केवल। मेरे से केमिस्ट्री पढ़ने का डेल जी नेगेटिव है या पॉजिटिव है? डेल जी नेगेटिव है। चलिए अभी तो कहना ही पड़ेगा आपको। तो ये जो प्रोसेस है ये फिजिबल प्रोसेस है। उसी तरह से आप कहना चाह रहे हैं कि करोजन कैसा प्रोसेस है? मैम नेचुरल प्रोसेस, फिजिबल प्रोसेस। यस। और एक और वर्ड आप जो फिजिबल के लिए सामने लेते हैं तो क्या लेते हैं? स्पॉन्टेनियस। याद है? तो ये दो वर्ड्स आपकी तरफ से यहाँ नेचुरल को हटा देते हैं क्योंकि नेचुरल वर्ड अच्छा नहीं लगा, तो स्पॉन्टेनियस और कन्वर्जन कर दो। ठीक है, तो दो वर्ड्स अपने पास आ गए, स्पॉन्टेनियस, कन्वर्जन। आगे बढ़िए। मैम corrosion is a spontaneous conversion process to when a metal pure metal is converted into its sulfide or oxide forms. बहुत बढ़िया, काफी हद तक सही है। ठीक है, और सुनते हैं और बच्चे क्या कहना चाहते हैं। गरिमा आप क्या कहना चाह रही हो, बताएं। मैम कोरोजन अपर लेयर्स जो होती है मेटल की उन पर ही होता है, जो कांटेक्ट में आ पाती है सराउंडिंग से, और एक स्लो प्रोसेस होता है। लेकिन वो तो ये है ना कि जैसे अपर लेयर जो आपकी कांटेक्ट में आ रही है, जब उसका करोजन हो जाएगा तो वो लेयर हट जाएगी, तो वो अंदर वाली लेयर चली जाएगी। मतलब अपर लेयर से होता है पर चलता तो अंदर तो क्या है ना। कई बार हम देखते हैं कि दरवाजे में जंग लग जाता है तो लाइक कोई एक पर्टिकुलर पार्ट में लगता है तो वहां से पूरा ही अंदर तक वो डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। और कुछ? ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बताना चाह रहे हैं? लीन बोलिए। Ma'am, it is a slow process of eating up or wearing off of metals. ठीक है, कई बुक्स ऐसा लिखती हैं। हाँ ठीक है, मेटल का हीटिंग अप और इस तरह का। ठीक है, और बताइए, अक्षत बोलिए। अक्षत कर लो अनम्यूट। करो बेटा, अनम्यूट करो, आंसर दो। डिप्लीशन ऑफ प्योरिटी ऑफ एन एलिमेंट। वापस से, सॉरी। डिप्लीशन इन द प्योरिटी ऑफ एन एलिमेंट। पहला वर्ड क्या बोल रहे हो आप? डिप्लीशन और डिक्रीज इन द प्योरिटी ऑफ एन एलिमेंट। करोजन होने से प्योरिटी खत्म नहीं होती है, करोजन होने से मेटल ही डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है ना, वो किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है। आयुष बोलो। Ma'am, it is a gradual, spontaneous and natural process in which a pure metal reacts with oxygen or sulfur in presence of moisture to yes ma'am। ठीक है, काफी अच्छा है। लास्ट और पूछ लेती हूँ, अश्विनी बोलो। Oxidation of metal due to reaction with gases present in surrounding. ठीक है, ऑक्सीडेशन वर्ड बहुत अच्छा है कि इसमें मेटल का ऑक्सीडेशन होता है। यश बोलो। और कोई भी अपनी बात रखना चाहे तो मोस्ट वेलकम, आप कह सकते हैं। यश बोलिए। मैम एग्जांपल्स के लिए बोलिए। मैम टार्निशिंग ऑफ कॉपर एंड सिल्वर। बहुत बढ़िया। पहला एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, दूसरा एग्जांपल टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। मैम एक डाउट था कि मैम जनरली जब हम जूनियर क्लास में पढ़ते थे तो सिल्वर और कॉपर दोनों बोला ना आपने। मैम टार्निशिंग वर्ड जो होता है वो सिर्फ सिल्वर के लिए आता है ना, कॉपर। मैम वही पूछ रहा था। यस और मैम तो अगर मैम वैसे तो मैम जूनियर क्लास में तो टार्निशिंग ही पढ़ते थे मैम कॉपर की, तो मैम
उसका स्लो बोलो, थोड़ा सा लाउडली और स्लोली। हाँ क्या बोल रहे हो? मैम जैसे जो हम जूनियर क्लासेस में तो पढ़ते थे कि जो सिल्वर और कॉपर का दोनों का टार्निशिंग पढ़ते थे। अब लोअर क्लासेस से तो बहुत चीजें बदलती हैं। अगर अपन 10th क्लास की बात करें तो 10th क्लास में हमें पढ़ाया जाता है टाइप ऑफ रिएक्शन। किसी स्टूडेंट को याद है तो बताएं 10th वाला टाइप ऑफ रिएक्शन। अभी तो 10th की कितनी इंपॉर्टेंस है, 10th के मार्क्स भी 12th में ऐड हुए हैं आप लोगों के। टाइप ऑफ रिएक्शन 10th में कितने तरह की पढ़ाई जाती है, बस बाकी बच्चे भूल गए। 10th में कितनी तरह की रिएक्शंस पढ़ाई जाती हैं, प्रवीण बताओ। नंबर 1 हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट उसमें डबल ही पढ़ाते हैं क्या, सिंगल नहीं पढ़ाते? यस मैम, दोनों पढ़ाते हैं। डिस्प्लेसमेंट और मैम रेडॉक्स। रिडॉक्स और एक डिकम्पोजिशन। यस मैम, डिकम्पोजिशन। ठीक है, चलिए ये तो 10th का बिल्कुल सही आपने बताया, छोटी क्लास 10। अब हम थोड़ा बड़ी क्लास 11 पे जाते हैं। किसको याद है टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जो हम 11th में टॉपिक पढ़ते हैं? टाइप ऑफ रिडॉक्स, you can see drastic change in the syllabus of 10th and 11th class. यहाँ पर टाइप ऑफ रिएक्शन में one of the part is redox and 11th class type of redox। कौन सी पढ़ते हैं हम 11th में रिडॉक्स के टाइप? अर्चित मैम रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। रिडॉक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रिडॉक्स के टाइप नहीं है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अमृता and combination redox reaction, decomposition redox reaction, displacement redox reaction, and disproportion। ये 4 तरह की आपकी रिडॉक्स रिएक्शन 11 में पढ़ाई जाती है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्रपोर्शन। अब 10th वाला स्टूडेंट 11th में आए तो वो सोचे ये क्या, यहाँ तो रिएक्शन का टाइप रिडॉक्स हुआ करता था और यहाँ रिडॉक्स के टाइप में कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट आते हैं। तो बच्चों नो डाउट 10th से आपकी स्टोरी तो सारी बदलती है, वहाँ एलिमेंट्री आइडिया होता है या डिटेल। इसका मतलब 10th में हमें ये पढ़ाया जाता था कि ये एक रिएक्शन या तो कॉम्बिनेशन है या रिडॉक्स है, और 11th में हम पढ़ते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन भी कॉम्बिनेशन होती है। बात समझ पा रहे हैं? 10th में पढ़ाया जाता है कि आपको रिएक्शन दी जाती होंगी आइडेंटिफाई, तो या तो तुम डिकम्पोजिशन ले रहे हो या तुम रिडॉक्स ले रहे हो, और यहाँ पर रिडॉक्स में ये चारों टाइप। तो याद रखिए टार्निशिंग का मतलब होता है ब्लैक डिपोजिशन होना, और वो सिर्फ सिल्वर का होता है। और ग्रीन कोटिंग, ये तीसरा एग्जांपल लिखिए, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्रॉन्ज। कॉपर और ब्रॉन्ज पे ग्रीन कोटिंग होती है, सिल्वर की टार्निशिंग होती है और आयरन की रस्टिंग होती है। किसी को आता है, अगर किसी ने थोड़ा डीप में 10th में पढ़ा हो तो इसमें क्या क्या कंपाउंड्स बनते हैं, क्या कलर्स आते हैं, किस कंपाउंड के वो कलर्स आते हैं। एग्जाम्पल चलिए अब डेफिनेशन लिखिए अपन कॉलेज लिखिए। सबसे पहला वर्ड जानना चाहिए अनवांटेड। कोई नहीं चाहता है करोजन हो, कोई नहीं चाहता है आयरन पर जंग लगे, कोई नहीं चाहता है हम चांदी की लाइक दिवाली पर गणेश जी की, लक्ष्मी जी की इतनी महंगी महंगी मूर्तियां हम खरीद कर लाते हैं, और कोई नहीं चाहता कि वो 2-4 महीने बाद काली हो जाए, ब्लैक आ जाए उनको। कॉपर के यूटेंसिल्स लाते हैं, उनपे ग्रीन ग्रीन आ जाता है। मतलब नोबडी वांट की करोजन हो, क्योंकि इसका सिर्फ नेगेटिव रोल होता है। लेकिन ये होता है, हम नहीं चाहते लेकिन ये होता है। पहली बात हम नहीं चाहते हैं, और दूसरी बात फिर भी ये होता है। अनवांटेड स्पॉन्टेनियस, वो वर्ड्स क्या, कन्वर्जन किसका, ऑफ मेटल किसमें, इनटू इट्स अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स। वो बन रहे जो हम चाहते ही नहीं है बने। कौन चाहता है रस्ट बने, कौन चाहता है टार्निशिंग हो? अनवांटेड स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू इट्स अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स, ब्रैकेट में यूजुअली ऑक्साइड। यूजुअली ऑक्साइड, जैसे कि मैं आपको बता दूं, सिल्वर की जब टार्निशिंग होती है तो उसमें सिल्वर के ऊपर Ag2S की लेयर चढ़ती है। कॉपर पर जब ग्रीन कोटिंग जमती है तो वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट की जमती है, और आयरन पर जब रस्ट बनती है तो वो ऑक्साइड की बनती है।
फिर भी हम यूजुअली ऑक्साइड लिखते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा हमें पढ़ाया ही कौन सा जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, और उसमें ऑक्साइड लिखते हैं। एक एक वर्ड समझ आ रहा है? पहला वर्ड अनवांटेड, दूसरा वर्ड अपने आप होने वाला, कन्वर्जन किसका, मेटल का, किसमें, अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स, और जनरली वो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ऑक्साइड। कैसे? बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन सबसे ज्यादा काम आती है, CO2 काम आएगी, अभी मैं आपको रस्टिंग ऑफ आयरन कराऊंगी, मॉइस्चर काम आएगा, एंड अदर गैसेस किस लिए लिखना पड़ा, क्योंकि ये जो टार्निशिंग ऑफ सिल्वर हुआ इसमें सिल्वर एटमॉस्फेयर की H2S गैस से रिएक्ट करती है, H2S गैस से तब Ag2S बनने का चांस है, इसलिए इसको भी लिखना होगा, प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, अनवांटेड spontaneous conversion of metal into its undesirable products, usually oxide, by the action of oxygen, CO2, moisture and other gases present in atmosphere. ठीक है, its del G is negative, ये spontaneous है इसलिए इसका del G हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव। और तीसरा पॉइंट, इट इज, अलर्ट हो जाए, इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना, मतलब ऐसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 लेना, पार्ट 1 में जो सीखा था वो लेना, पार्ट 3 नहीं लेना। पार्ट 3 में तुमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइसिस, और इलेक्ट्रोलाइसिस में तुमने बैटरी लगाकर काम कराया, बैटरी लगाकर डिपोजिशन और इवोल्यूशन कराया, ये नॉन फिजिकल था। इसका del G नेगेटिव था या पॉजिटिव था, पॉजिटिव था, और इसका del G नेगेटिव है। इलेक्ट्रोकेमिकल वर्ड लिखा है वो इलेक्ट्रोलाइसिस है, और फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाई थी, तो वो वाला टॉपिक चलेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है ये, खुद में खुद होने वाला, हम नहीं कराएंगे, अपने आप होने वाला प्रोसेस। पहले ये लिख लीजिए और फिर नंबर 4 ये कर लीजिए, 3 एग्जांपल्स। रस्ट होती है Fe2O3.SH2O, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर में Ag2S की कोटिंग चलती है, और ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर और ब्रॉन्ज पर इसकी चलती है। इसका नाम लिख लो, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट लिख लीजिए इतना। स्कूल किन किन के स्टार्ट हो गए? एक तो MBS वालों ने कहा था शायद 13-14 से स्टार्ट होने का, तो टेस्ट वगैरह आपके अनाउंस हो गए हैं, क्या है थोड़ा ध्यान रखना टेस्ट वगैरह में, है ना। अभी भी देखो 11 के मार्क्स से, 10 के मार्क्स और इनसे 12 के हाफ ईयरली प्री बोर्ड के बेसिस पे हो रहा है काम सारा। अश्विनी मैम अभी तो अनाउंस नहीं करा उन्होंने, अभी तो अनाउंस नहीं किए। स्कूल खुल गए, आपकी क्लास स्टार्ट हो गई? यस मैम। हाँ, स्कूल की क्लासेस सब लोग अच्छे से अटेंड करना, कारण कि आगे क्या थर्ड वेव का कह रहे हैं, पता नहीं क्या है, रोज नया नया आता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो अगले साल भी अपने को नहीं पता क्या रहेगा, तो अपने सारे यूनिट टेस्ट हाफ ईयरली अपने को अच्छे से देने हैं, है ना। और स्कूल में क्या उनका क्वेश्चन का टाइप रहता है, इन सब बातों को ध्यान से सुनना कि वो कैसे क्वेश्चन देना प्रेफर करते हैं, ठीक है, नोट करिए फटाफट। उसके बाद बस हमारा एक टॉपिक बचेगा, बैटरीज, तो मैं कल स्टार्ट करूंगी, 2 दिन में वो कंप्लीट हो जाए। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तैयारी स्टार्ट करें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद हम चौथा चैप्टर लेंगे सरफेस केमिस्ट्री, उसके बाद हम लोग काइनेटिक्स पढ़ेंगे। और किसी के एग्जाम में आ रहा हो कि जुलाई वगैरह में बता देना केमिकल काइनेटिक्स, वो पहले ले लेंगे। पी ब्लॉक का हाफ लेक्चर आप एक दिन में करेंगे, सिर्फ हाफ लेक्चर, पूरा पूरा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि 3 क्लास तो आपकी ऑलरेडी है ना, तो हाफ लेक्चर आप लोग करेंगे और आराम से नोट्स बनाइए, ट्रिपल टाइम्स हमें दे रहे
थोड़ा सा आपका नोट्स बना हुआ रहेगा, मेरे लिए बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि पी ब्लॉक के 36 लेक्चर है। अब आप सोच लो 36 मतलब 1 महीने से भी ज्यादा का ये है, तो नोट्स बने हुए रहेंगे, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी, शीट्स प्रैक्टिस फटाफट कराती जाऊंगी, तो अपना जल्दी से चैप्टर तैयार हो जाएगा। मेरा मूड ये है कि दिसंबर में मैं आपका करा पाऊँ, ताकि आपके प्री बोर्ड्स वगैरह जो भी हो आप लोग बहुत अच्छे से सारे दे पाए। मतलब दिसंबर में हमें करना है, तो हाफ लेक्चर तो आप कर ही सकते हो एक दिन में, ज्यादा नहीं करना है, हाफ से केवल। इसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिए। करोजन का डेफिनेशन और करोजन के एग्जाम्पल। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन को डिटेल में, मैं पूरा मैकेनिज्म सिखाऊंगी, आप सीखिए कैसे होता है। तीनों एग्जाम्पल लिख लो, किस किस की कोटिंग्स है वो नोट करो। एक में क्या बोलना चाहती, हाँ इफेक्ट ऑफ करोजन, उसकी 3 लाइन छोड़ दो। इफेक्ट ऑफ करोजन, जैसा कि हम जानते हैं बिल्डिंग्स वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, पुल ब्रिजेस जो बने हुए होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो बुक में आपके दे रखा है, वहां से आप ले लेना। इफेक्ट्स ऑफ करोजन ना, 3 लाइन छोड़ दो उसके लिए। हाँ बोलो बोलो आयुष, क्या हुआ? मैम एक इफेक्ट ये भी होता है कि अगर रस्टेड मेटल से अगर कट लग जाता है तो टेटनस हो जाता है। हाँ वो भी इफेक्ट लग सकता है। बिल्कुल, लेकिन अपने को बस वही वाले लिखने हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है ना, बाकी आप समझने के लिए रखिए, बोर्ड में वही लिखने हैं जो बुक में है। यश बोलो। मैम इसमें मैम रस्ट में मतलब एक तरह से कोरोजन का फायदा भी तो होता है। क्या मैम कोरोजन के मैम मतलब मैम फायदे भी तो होते हैं। कैसे? मैम लाइक वो मैम अगर बाहर से खराब हो गया मैम, जो अंदर मैम पूरा खराब होने से तो रोक लेता है ना मैम, क्योंकि सिर्फ अपर लेयर ही ऑलमोस्ट उसकी रस्ट हो जाती है मैम, जैसे आयरन में। मैंने अभी गरिमा ने कहा था तब आपको एक्सप्लेन किया, ये तब होता है जब आप प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग करते हो, आप उसके ऊपर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की लेयर चढ़ाते हो, या आप उसके ऊपर ग्रीस ऑयल या पेंट लगाते हो, तब अंदर वाला सेफ रहता है। आपने कभी रस्टेड आयरन का कोई भी आर्टिकल नहीं देखा क्या? जैसे अपने वाटर टैंक्स होते हैं, उनके अंदर कुछ हम लोहे की जाली टाइप लगाते हैं, या कोई ऐसा आपका दरवाजा है जहाँ बारिश में बहुत ज्यादा पानी होता है, तो आप देखो ऊपर की लेयर थोड़ी ना होती है, पूरा छेद हो जाता है उसमें, अंदर तक पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है वो। तो किसने कहा कि सरफेस तक होता है? ईटिंग अप वर्ड किसी स्टूडेंट ने यूज किया था, ईटिंग अप, केवल अपर पार्ट, केवल एक सरफेस ऊपर की लेयर जाती, तो ईट वर्ड आता क्या? ईट का मतलब होता है खाना, मतलब पूरा उसको डिस्ट्रॉय कर देता है धीरे 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 करके, अपर लेयर थोड़ी ना होती है इसमें। अगर ऐसा कुछ टेंथ में पढ़ा है तो सही कर ले इस बात को, ठीक है? अब रस्टिंग ऑफ आयरन सीखिए, बोलिए क्या हुआ? राजवीर बोलो। मैम ये जो कॉजेज है कोरोजन के मैम, उनमें एसिड नहीं आ सकता क्या मैम? जो आपने लिखवाया ऑक्सीजन, एसिड नहीं आ सकता क्या? जैसे आपने लिखवाया ऑक्सीजन, कार्बन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। देखो मैकेनिज्म सीखो, ये जो मैंने H2O CO2 लिखवाया ना, ये खुद एसिड बनाएगी, देखिए कैसे, मैकेनिज्म सीखिए। एटमॉस्फेयर में एसिड कहाँ से आएगा? देखिए मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, ये तो हमारे साइंटिस्ट लोग जो इमेजिनरी एक मैकेनिज्म हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी इस मैकेनिज्म का कोई ट्रूथ थोड़ी ना, कोई फैक्ट थोड़ी ना हमारे पास, इमेजिनरी। पहले सीखिए फिर आप लिख लो ना, ध्यान रख दीजिए, पहले सब सीखिए। ये आयरन का बना हुआ कोई आर्टिकल है, ठीक है? आयरन का बना हुआ ये कोई आर्टिकल है, और इस आर्टिकल पे जंग लगने वाला है, डस्ट लगने वाला है, ये पूरा सारा आर्टिकल आयरन 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 से बना हुआ है। यहाँ भी आयरन, यहाँ भी आयरन, यहाँ भी आयरन, आयरन आयरन, हर जगह इसमें क्या रखा हुआ है? आयरन के एटम्स। जैसा कि अभी भी मैंने आपको कहा कि रस्टिंग एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है, मतलब रस्टिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, तो आयरन के आर्टिकल का एक स्पॉट, वर्ड क्या बोलना है? अपने आप एनोड बनने के लिए रेडी हो गया, ऐसे जैसे फिजिकल प्रोसेस, कोई करा तो रहा नहीं है, अपने आप हो रहा है। तो हमने क्या माना कि आयरन के आर्टिकल में एक पॉइंट ने एनोड की तरह बिहेव करना चालू कर दिया, और अगर आप मानते हैं ये एनोड है तो रिएक्शन सबको आती है। ऐसी एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन Fe2+, ठीक है? अब आयरन के इस आर्टिकल में एक और पॉइंट है
जहां पर लगातार कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का बम्बार्डमेंट चल रहा है। ये वो स्पॉट है जहां पर एटमॉस्फेयर की CO2 और H2O का बम्बार्डमेंट कंटिन्यू माना जा रहा है, और CO2 और H2O ने मिलकर H2CO3 बना दिया। जोड़ लीजिए, टोटल कर लीजिए, H2CO3 और H2CO3 एसिड है तो वो आयोनाइज हो गया और उसने H आयन यहाँ तैयार कर रखे हैं। मतलब इस पॉइंट पर एसिडिक मीडियम प्रिपेयर्ड है, इस पॉइंट पर H+ आयन फ्रीली अवेलेबल है। और वो H+ आयन कहाँ से आए? When CO2 and water react with each other to form the carbonic acid, that carbonic acid water तो है ही, वाटर की प्रेजेंस में आयनाइजेशन हो गया और एसिडिक मीडियम यहाँ पर तैयार। अब कैथोड पर एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी किसी का कन्वर्जन होगा तो वो एनोड पर अगर है तो उसका कन्वर्जन होगा। मैंने क्या कहा? बहुत अच्छा पॉइंट है, जिसका भी कन्वर्जन होता है वो एनोड पर होता है। अगर आप कैथोड के रिएक्शन को देखोगे तो इस पर वो कभी नहीं होता जिसका कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन होने वाली चीज हमेशा एनोड बनती है। तो ये देखिए, एनोड आयरन खुद बनती है। कैथोड पर इसी पॉइंट पर माना जा रहा है कि लगातार एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन का भी बम्बार्डमेंट होगा। तो कैथोड पर किसका रिडक्शन होगा, किसकी प्रेजेंस में होगा, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? मैं तो आज भी जब खुद पढ़ती हूँ तो इस तरह से बोलती जाती हूँ और लिखती जाती हूँ, अपने आप रिएक्शन बन जाती है, रटना नहीं कर। देखिए वापस से सुनिएगा, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ आयरन का, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए और आयरन 2+ बना। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए थे, बिकॉज ये मेटल है, मेटल इज अ कंडक्टर, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करके आ गए और आयरन 2+ अभी तक यही रखा हुआ, ये आयरन, क्योंकि सबको याद है आयन को मूव करने के लिए मीडियम चाहिए वाटर, और अभी मीडियम नहीं है, तो आयरन 2+ को यही रखा हुआ है और इलेक्ट्रॉन चलकर यहाँ आ गए। यहाँ पर O2 का बम्बार्डमेंट जारी है, तो O2 का रिडक्शन होगा, CO2 और वाटर के बनाए हुए एसिडिक मीडियम में होगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो गेन होकर रिडक्शन होगा। कितने इजीली आप लेफ्ट हैंड साइड को याद कर सकते हैं, किसका होगा, किसकी प्रेजेंस में होगा, रिडक्शन का मतलब क्या होगा। H+ ने इलेक्ट्रॉन लिया, H+ ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन लिया H बन गया और H और O का वाटर बन गया, तो यहाँ पर बन गया वाटर। और अगर मैं इस रिएक्शन की बैलेंसिंग की बात करूं तो कितने बच्चों को दिख रहा है वाटर एट एनोड की रिवर्स रिएक्शन है? चेक करिए, आप खड़ा करिए, कितने बच्चों ने जज कर लिया कि मैम ये तो हमारी देखी हुई रिएक्शन है, वाटर एट एनोड की रिवर्स है, हम तो इमीडिएट इसे बैलेंस कर देंगे। वाटर एट एनोड की रिएक्शन याद करिए बच्चों, -4 इलेक्ट्रॉन तो उधर जाके +4 हो सकता है ना, तुम उस पैटर्न में सोच लो, तुम ये सोच लो, देखो वाटर एट एनोड की रिएक्शन ये थी, अब ये -4 उधर जाके +4 हो सकते हैं ना। अब चेक करो ये रिएक्शन है या नहीं, O2 है, H+ है, इलेक्ट्रॉन है और वाटर। एकदम दिखते ही एकदम याद हो जाना चाहिए, अरे ये तो देखी हुई रिएक्शन है, जानी पहचान। एक जगह का फायदा दूसरी जगह तो मिले हमें, तो हमें बैलेंसिंग का समय बर्बाद नहीं करना। वहां सिखा दी थी ना, हमें मालूम है यहाँ ये आएगा, यहाँ ये आएगा, यहाँ ये आया समझ में। एसिड एटमॉस्फेयर में अवेलेबल नहीं है, ये तो जब एसिडिक रेन होती है तब आप कह सकते हैं कि पानी के साथ हाईली पोल्यूटेड कंडीशन, कि पानी के साथ H2SO4 और HNO3 आ गए, बाकी एटमॉस्फेयर में एसिड तो ही नहीं, गैसेस खुद बनते। अगर एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो कैथोड की रिएक्शन नहीं होगी, और कैथोड की रिएक्शन नहीं होगी तो रस्टिंग रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए आपसे पूछ लेते हैं कि आयरन के आर्टिकल को एल्कली में डिप करके रख दिया, बताओ रस्टिंग होगी क्या? तो एल्कली OH- देता है, और OH- जहां भी होता है वो सारे H+ आयन खुद ही ले लेगा, तो जितने H आयन होंगे वो ले लेगा, तो ये रहेंगे ही नहीं, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, तो काम रुक जाएगा। तो आई होप सब बच्चे समझ पा रहे, वैक्यूम में रख दोगे तो नहीं होगा, O2 नहीं है, मॉइस्चर को नहीं आने दोगे तो नहीं होगा, CO2 को रोक दोगे तो नहीं होगा, एसिडिक मीडियम नहीं आने दोगे तो नहीं होगा,
एल्कलाइन मीडियम दे दोगे तो उसके OH सारे H+ ले जाएंगे तो नहीं होगा। सबको आता है जब एनोड और कैथोड की रिएक्शन बन चुकी होती है तो नेट रिएक्शन बनाई जाती है और नेट रिएक्शन बनाते समय इलेक्ट्रॉन को कैंसिल किया जाता है। कौन बनवाएगा नेट रिएक्शन? इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करते हुए ये आप रस्टिंग ऑफ आयरन की नेट इक्वेशन बनाओगे। दोनों तीन तीन हाथी खड़े होते हैं, वो क्यों नहीं है? वो पैशन में बस ये सोचते हैं, क्यों नहीं अंदर से मन होता है कि आंसर देना चाहिए, या नहीं देने के पीछे तुम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होती है वो मुझे नहीं पता। ऐसे कि दे रहे हैं, देने दो बच्चे, क्या अपने को क्या करना है या क्या मतलब क्या रहता है। एक दिन इस बारे में बात करेंगे कि क्यों नहीं आंसर देते। ऐसा होना चाहिए ना, देना है आंसर, क्यों नहीं देना चाहते हो? खुद से क्यों नहीं आप खड़ा करते? चंद से पूछ लो, बैलेंस कराइए इसे, इनटू कैंसिल करा के ऐड करें। मैम इसको 2 से इनटू कर देंगे। नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है? मैम 4। तो मैम इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। मैम अब 2Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस gives 2Fe2 प्लस 2H2। फेजेस लिखाइए। इधर सॉलिड इधर एक्वस। मैम गैसियस, ये एक्वस एंड वो लिक्विड। ठीक है, सबको रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए ये वाली यहाँ तक की रिएक्शन चालू है। अभी रस्ट नहीं बनी है, अभी तो मैंने क्या बनाई है, अब वर्ड सुनना, वर्ड सुनना। अभी मैंने क्या बनाई है, ये एनसीईआरटी में वर्ड नहीं है, पुरानी में था। वर्ड सुनना, मैंने बनाई है मिनिएचर सेल रिएक्शन। बहुत अट्रैक्टिव वर्ड है, मिनिएचर सेल रिएक्शन। कि भाई एनोड और कैथोड से मिलकर सेल बनती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल याद है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक फिनोमिना नहीं है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल है। सबको याद है, एनोड था जिंक और ZnSO4 में, कैथोड था कॉपर और CuSO4 में, और फिर वोल्ट मीटर और ये सॉल्ट ब्रिज। ये तो वो है जो हम बनाते हैं, ये वो है जो नेचर में खुद बनती है। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। बताओ, इलेक्ट्रोलाइटिक में तुमने बैटरी लगा रखी है क्या कहीं पे? इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, पर ये नेचर की है, ये सिंथेटिक है, ये हम बनाते हैं। तो आपको याद है एनोड की रिएक्शन लिखते थे, कैथोड की लिखते थे, फिर इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करके ऐड कर देते थे, वो सेल रिएक्शन आ जाती थी। क्या ये मिनिएचर में कौन सा वर्ड छुपा हुआ है? मिनिएचर में वर्ड छुपा हुआ है मिनी। मिनी, और मिनी का मतलब होता है छोटी। तो क्या है कि आयरन का बहुत बड़ा दरवाजा अगर आपने देखा है तो आपने देखा हुआ एक छोटे से पोर्शन पर छेद हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है, या वहां से कट सा जाता है, गल सा जाता है। तो ऐसा नहीं होता है कि पूरे आपके डोर पर, पूरे ब्रिज पर, पूरे पर ही आपके एक साथ काम होगा, नहीं। अगर ये एक आयरन का आर्टिकल है तो मानिए ऐसे थाउजेंड्स में छोटी छोटी सेल्स बनी है। इस पोर्शन में हो गया, यहाँ हो गया, ये वाले पोर्शन में हो गया, इस वाले में हो गया, ये खराब होने के बाद अंदर का नंबर आएगा ना, इधर होगा। ऐसे बहुत सारी सेल्स बन जाती है छोटी छोटी, इसलिए ये वर्ड लिखा जाता है मिनी, मिनिएचर सेल रिएक्शन रिएक्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ कि आयरन एनोड था, ऑक्सीजन यहाँ आ रही थी, H+ इन दोनों से आ रहा था, और Fe2+ और वाटर। अब ये जो वाटर बना, ये वाटर एनोड से कैथोड के बीच में भर जाएगा। समझ आ रहा है ना, सरफेस जो चल रही है, एनोड से कैथोड के बीच में जो पार्ट है वहां पर ये पानी भर जाएगा। और ये वाटर भरते ही ये जो आयरन 2+ इतनी देर से इंतजार कर रहा था, क्योंकि आयरन को मूव करने के लिए मीडियम चाहिए, वो मीडियम इसका तैयार हो जाए, और मीडियम तैयार होते ही चौथी रिएक्शन का समय आ जाएगा। सुनना, जैसे मैंने याद कर रखा है वैसे ही आपको बता दूं। 1 2 3 रिएक्शन हो चुकी है, 4 कौन गया? आयरन 2+ गया। कहाँ गया? यहाँ आना है इसको, इसका डेस्टिनी ये है। कहाँ गया? वहां जहां O2 का कंपार्टमेंट। वापिस से कौन गया? कि नाम आयरन 2+ जो इतनी देर से वहां इंतजार कर रहा था वो गया। कहाँ गया? कैथोड पर गया, जहां लगातार O2 का कंपार्टमेंट माना जाता है। और किसके थ्रू गया? कि मैम वाटर के थ्रू गया। और जिसके थ्रू जाएगा उससे बिना रिएक्ट करे तो नहीं रह सकता,
किसके थ्रू गया, वाटर के थ्रू। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड तैयार। क्योंकि बच्चों देखो आज अपन रस्टिंग ऑफ आयरन की 5 रिएक्शन सीखेंगे और कल अपने को बैटरीज स्टार्ट करना है। उसमें सबसे पहले डेनियल सेल आएगा, उसकी 3 रिएक्शन, फिर मर्क्यूरी सेल आएगी, उसकी 3 रिएक्शन, फिर लेड स्टोरेज बैटरी आएगी, उसकी 3 रिएक्शन, निकल कैडमियम की 1 रिएक्शन, फिर फ्यूल सेल की 3 रिएक्शन। ये तो है, और प्लस 5 इसकी। इतनी रिएक्शन को जब पूरा इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो बच्चे के लिए याद रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे ही करना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कि ये पूरा, मैं जैसे फिनोमिना बता रही हूँ वैसे ही करना, एंड तक याद रहेंगी। कौन गया, कहाँ गया, किसके थ्रू गया, अपने आप तैयार हो जाएगा। कौन गया, आयरन 2+ गया, किसके थ्रू गया, वाटर के थ्रू गया, कहाँ गया, जहां O2 का बम्बार्डमेंट है वहां। अब समझना, O2 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीजन ने आयरन 2+ का ऑक्सीडेशन कर दिया आयरन 3+। ये सारी रिएक्शंस मैंने निकाली है आप लोगों के लिए कि आप इन्हें समझ पाए, वीडियो में लिखी हुई कहीं नहीं। O2 ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण आयरन 2+ को आयरन 3+ में ऑक्सीडाइज कर दिया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जानते हैं ना, जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करता है, तो इसको आयरन 3+ में बदल दिया। तो इन दोनों का काम तो हो गया। अब दो चीजें क्या क्या आ गई, इन दोनों से आ गई आयरन 3+, क्योंकि इसने इसको 2+ से 3+ में बदला, इसका काम खत्म, और प्लस है वाटर। अब आयरन को O दे दो और H अलग रह जाएगा। तो आयरन को जब तुमने O दिया तो क्या आ जाएगा, Fe2O3, क्योंकि आयरन 3 में है और O-2 में क्रिस क्रॉस कर लिया, और कौन बाहर निकल गया, H+। कितनी इजीली ये रिएक्शन आप कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे, आपको करनी है आज, तो आप ऐसे बोलते हुए करना, अपने आप होंगी रिएक्शन। और लास्ट ये जो Fe2O3 बनता है, ये X नंबर ऑफ वाटर से जुड़कर और जो बनाता है Fe2O3.XH2O, ये ही रस्ट Fe2O3.XH2O, यही क्या है, रस्ट जंग। तो रस्ट का केमिकल फॉर्मूला बताइए, Fe2O3.XH2O। रस्ट का केमिकल नेम बताइए, है ना। तो क्या आप जानते हैं, जब डॉट वाटर होता है तो उसे हाइड्रेटेड कहते हैं। हाइड्रा वाटर जुड़ा हुआ, हाइड्रेटेड। आयरन कितने में, थर्ड में एक आता है फेरिक और ऑक्सीजन का ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। और इसी को स्टॉक नोटेशन में लिखो तो हाइड्रेटेड स्टॉक में फेरिक के 2 टुकड़े कर देते हैं आयरन, और रोमन में उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 ऑक्साइड। ये तो नेम हो गए, ये फॉर्मूला हो गया, ये मैकेनिज्म। एक बार तो समझ आया रफली सबको कौन सी रिएक्शन कैसे है, मन में ये कॉन्फिडेंस कि हाँ हम मेहनत करेंगे तो हम ये कर सकते हैं। अगर बोर्ड आपको क्वेश्चन देता है राइट द रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, यू हैव टू राइट ऑल दीस 5 रिएक्शंस। पहली रिएक्शन बैलेंस है, दूसरी बैलेंस है, अपन ने वहीं से कर ली थी, है ना। तीसरी बैलेंस है क्योंकि 2 बैलेंस है, ये चौथी बैलेंस नहीं है, वो कर दीजिए 5वीं बैलेंस है। और अब किस रिएक्शन में दिक्कत है वो पूछना भी, पहले मैं एक बार फिर दोबारा समझाती हूँ, वापस से सीखिए। ये स्पॉट एनोड बना, और एनोड बनते ही ऑक्सीडेशन हुआ, आयरन -2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आयरन। ये वाला स्पॉट वो माना जाता है जहां पर 3 गैसेस का अटैक माना जाता है, मतलब कैथोड इम्प्योर है और एनोड प्योर है। कैन यू सी, जिसको एनोड माना ना किसी का बम्बार्डमेंट नहीं माना, और जिसको कैथोड माना वहां उन सबका माना जिनको डेफिनेशन में लिख रखा। तो एनोड क्या होता है, प्योर, और कैथोड क्या होता है, इम्प्योर। तो इन दोनों ने मिलके H+ बना रखा था, O2 का रिडक्शन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, H+ की प्रेजेंस में वाटर दे नेट रिएक्शन बना ली। आयरन 2+ यहाँ इंतजार कर रहा था, वाटर के थ्रू वो यहाँ पहुंचा जहां O2 का बम्बार्डमेंट है। कौन गया, कहाँ गया, किसके थ्रू गया, O2 ने OA होने के कारण इसको 3 में बदला, और 3 और इन्होंने मिलकर O से क्रिस क्रॉस किया और H+ अलग आ गया, और फिर ये X वाटर से जुड़ा। मतलब ऐसा है लिटरेचर में लिखा हुआ कि कितना पानी इसके साथ एसोसिएटेड है, वो नंबर डिक्लेयर्ड नहीं, एग्जैक्टली नहीं, ठीक है। अब मुझे चौथी बैलेंस कर दीजिए, पहले चौथी बैलेंस कर दीजिए, और फिर कोई डाउट हो इनमें तो पूछिए, फिर अपन लिखते हैं, ना।
बताइए, फोर्थ बैलेंस करिए पहले बच्चों। वेरी गुड, कितने बच्चों की हो भी गई फोर्थ? और बच्चे देखिए, बैलेंसिंग सब सीख कर आए 9th-10th क्लास के अंदर। 11th में अपन दो मेथड से सीखते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और बच्चे देखिए, इसे बैलेंस करना है चौथी रिएक्शन। ठीक है, मैं इतनों से पूछती हूँ, तब तक और सोचिए। स्नेहा। मैम 4Fe plus 3O2 2H2O then 2Fe2O3 और H प्लस तो बैलेंस थी। यहाँ पे तुमने कितना वाटर बोला? 2 बोला, तो 2 2 का 4 हो गया ना, तो H प्लस के आगे 4 लगाओगे। हाँ 4 गलत है ये। राशि बोलो। यस मैम 2Fe2 plus O2। थोड़ा सा लाउडली बोलो। यहाँ 2 Fe है तो आपने यहाँ 2 लगाओगे। ठीक है, यस मैम। फिर मैम H प्लस के आगे भी 2 आ जाएगा। यहाँ पर H2 है तो आपने यहाँ 2 लगा दिया। फिर मैम बस हो गई अब बैलेंस। और ऑक्सीजन यहाँ 2 और 1 3 थे, यहाँ भी 3। ठीक है, राइट। तो ये गलत है। कौन बताएगा ये गलत क्यों है? क्योंकि मैंने देखा 2-3 बच्चों ने हाथ खड़ा कर रखा था, फिर उन्होंने नीचे कर दिया, तो मैं समझ गई कि उन्हें गलती पकड़ में आ गई है कि क्या गलती चल रही है। ये गलत है, ये बहुत बच्चों ने किए, ये गलत है। अब देख लीजिए ये गलत क्यों है। आयरन यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, H यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, फिर क्यों गलत है? अब तो पकड़ लो इसे कि क्यों गलत है ये। अर्चित बोलो। मैम यहाँ पर मैम वो Fe3 प्लस बन रहा है और ये Fe2 प्लस है। वो तो किया है ना मैंने। O2 OA है, वो आयरन 2 प्लस को आयरन 3 प्लस में बदलेगा, इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। वो तो हमने किया है रिएक्शन के दौरान, वो थोड़ी ना गलती है। कौन बताएगा? चलो ठीक है, बताओ लीन। यहाँ पे हम लोग 3/2 लेंगे, और अगर हम Fe के साथ 2 ले रहे हैं तो फिर O2 के साथ 3/2 लेना होगा। O2 के साथ 3/2 नहीं। नम्रता बताओ। मैम 4Fe2 प्लस पहले इसमें गलती बताओ। मैम इसमें वो चार्जेस बैलेंस नहीं है। जब भी कहीं पर आयंस इन्वॉल्व होते हैं, नंबर भी बैलेंस होते हैं और चार्जेस भी। इधर कितना चार्ज आ रहा है? +4 आ रहा है, इधर +2 आ रहा है, इसलिए ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है। अब क्या करोगी? यहाँ पे Fe2 प्लस के साथ तो 4, यहाँ अगर तुम 4 लगा दो तो ये +8 हो गया, तो यहाँ कितना लगा दो? 8, ये भी +8 हो जाएगा। अब और मैम ये वाटर के आगे 4 और Fe4 वाटर के आगे भी 4 लगा दिया। और मैम Fe2O3 के आगे 2, Fe2O3 के आगे 2। अलग बैठ के पढ़ा करूँ बताओ। 4 यहाँ आ गया, 2 2 सा 4 आ गया, 4 2 सा 8 आ गया, और ऑक्सीजन देख लेते हैं 4 6। ठीक है, अब मैंने तो इसे ऐसे याद कर रखा है कि आयरन की रस्टिंग में जो चौथी रिएक्शन है, ये तो सारे बहुत सारे हैं, तो मैंने जैसे रटा था मैंने याद कर रखा है 8H+। मैंने आपको हमेशा बताया कि बैलेंसिंग बच्चों के लिए बहुत बड़ा टेंशन होता है कि इतने सारे कोएफिशिएंट और इतनी सारी रिएक्शन हम कैसे याद करें। मेरा हमेशा से एक सजेशन है, एक रिएक्शन में सबसे बड़ा नंबर याद कर लो, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर एक भी तुम श्योर हो तो उसके सारा बैलेंस हो जाता है। तो मैंने जो याद कर रखा है वो आपको बता रही हूँ। 4th वाली रिएक्शन में 8H+ आता है, इससे मैंने याद कर। अब 8H+ से बाकी सारा काम होता है क्या, चेक कर लेते हैं। यहाँ 8H+ आया तो यहाँ पर आपने 4 लगा दिया, 4 2 सा 8, ये भी बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन आपके पास कितनी आ गई 4, और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन क्या है 3। अब बताइए 3 और 4 है तो आप किस नंबर से उसे बैलेंस कर सकते हैं? यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर आप 2 लगा दीजिए तो ये 6 हो गई।
यहाँ 4 और ये 2 6 हो गई। अब आयरन क्या है, आप जैसे कंफर्टेबल हो, अगर आपसे बन पा रही है तो बना लीजिए, बाकी मैं तो एक कोएफिशिएंट याद करके चलती थी ताकि उसके सारी बैलेंस हो जाए। तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। अब आप बना लो। यहाँ पर मैं आपको और अच्छा लिखवा देती हूँ, लिखिए आयरन का आर्टिकल बनाइए। आयरन का आर्टिकल बनाया, ये वाले पॉइंट को एनोड मार्क करिए और एनोड को लिखिए प्योर आयरन। प्योर आयरन एनोड होता है और इस स्पॉट को कैथोड मार्क करिए और कैथोड इम्प्योर आयरन होता है। कैथोड पर ऑक्सीजन CO2 वाटर का बम्बार्डमेंट कराइए, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दिखाइए और यहाँ वाटर फिल कर दीजिए। और लिटरेचर में ऐसा लिखा है कि इस वाटर में भी CO2 गैस थोड़ी डिसॉल्व रहती है और ये इलेक्ट्रोलाइट का रोल यहाँ प्ले करती है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, रस्टिंग ऑफ आयरन में इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है? तो रस्टिंग ऑफ आयरन में इलेक्ट्रोलाइट होता है CO2 गैस डिसॉल्व इन वाटर। कंडक्टर हो जाएगा ना अच्छा CO2 आने से। ये तो सारी केमिस्ट्री आ गई, एनोड आ गया, कैथोड आ गया, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब साइड में ये लिख दीजिए CO2 और वाटर का क्या रोल रहता है, वो लिख दीजिए। अब ये 5 रिएक्शन करनी होती है स्टार्ट, बहुत ध्यान से लिखिएगा। ये वाला लिख लेना कि जो बच्चे ट्रिक्स वगैरह नोट करते हैं, O2 ऑक्सीडाइजेस, ठीक है, Fe2+ into Fe3+। ये पार्ट नोट कर लीजिए। रस्ट केमिकल फॉर्मूला Fe2O3 dot XH2O, केमिकल नेम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। मेरी तरफ से क्लास ओवर है, जिन जिनको लिख लिया है जाना है, लेकिन भी और जिनका बच रहा है लिख लीजिए।